मिल सकता था। तुम्हें अपना काम पसंद है? मुझे इससे नफरत है। रियली? कभी कभी तो मुझे लगता है कि यह काम करने से बेहतर जेल में होना। इंस्पेक्टर हंस दिए। तब तो हम दोनों की हालात एक जैसी है, उन्होंने कहा। अब वो मुझसे अच्छी तरह घुल मिल गए थे। सौरभ वॉशरूम से लौट आया। उसने न्यूज़पेपर उठाया और जॉब्स एंड क्लासिफाइड वाला पेज देखने लगा। इंस्पेक्टर का फ़ोन बजा। जी शर्मा सर, उन्होंने फ़ोन उठाकर कहा और खड़े हो गए, जैसे कि शर्मा सर उन्हें देख रहे हो। जी शर्मा सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। नो सर, वॉचमैन हमारी गिरफ्त में है और हमारा केस मजबूत है। जी सर, हम जल्द ही चार्जशीट फाइल करेंगे। नहीं सर, आपको फिर से कॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके सर। जब उन्होंने फ़ोन काट दिया तो मैंने कहा, लेकिन आप लक्ष्मण को छोड़ देंगे ना? वो जैसे भी हो, लेकिन उसने जारा का मर्डर नहीं किया है। देखो, इसलिए ही मैं तुमसे यहाँ पर बात करना चाहता था, क्योंकि पुलिस थाने में जाने कौन हमारी बात सुन लेता। वहाँ पर तो दीवारों को भी कान होते हैं। क्या? सौरभ ने अखबार में से सिर बाहर निकाला और सुनने लगा। यह हाई प्रोफाइल मीडिया कवर्स केस। प्रमोशन पाने का मेरा सबसे अच्छा मौका है। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का एक प्रोविज़न होता है। इस केस के कारण मेरे सीनियर्स मुझे रिकमेंड कर सकते हैं। यह तो अच्छी बात होगी सर। हाँ, लेकिन यह अच्छी बात केवल तभी होगी जब मैं इस केस को सॉल्व कर लूँ, और उनकी नज़रों में पहले ही इस केस को सॉल्व कर चुका हूँ। लक्ष्मण को हत्यारा बताकर। हाँ, अब तो मीडिया का भी जोश ठंडा हो गया है। उन्होंने अखबार उठाया और शहर की खबरों के पन्ने खोले। देखो, एक लाइन भी नहीं है। मेरे सीनियर्स, मीडिया और पब्लिक सभी यही मानते हैं कि लक्ष्मण ने यह मर्डर किया है। उनके दिमाग में इस केस की फाइल बंद हो चुकी है। लेकिन उसने तो यह कत्ल नहीं किया। मैंने थोड़ा तेज में आकर कहा। वो तुम्हारा भाई लगता है क्या? राणा ने अब ऊंची आवाज़ में कहा। नहीं, भाई तो नहीं, लेकिन वो बेकसूर है। तो क्या मैं उसे छोड़ दूं ताकि मीडिया नया ड्रामा खड़ा कर सके? ड्रामा? हाँ, यही कि पुलिस ने एक बेगुनाह को पकड़ लिया क्योंकि वह गरीब था। पुलिस अभी तक कातिल का सुराग नहीं लगा पाई है। दिल्ली पुलिस बेकार है, यही सब बकवास। और इस सब के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? इंस्पेक्टर राणा। तब तो हो गया मेरा प्रमोशन। मैं उनसे कहना चाहता था कि उनको प्रमोशन दिलाने के लिए एक बेगुनाह आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ते हुए नहीं बिता सकता। लेकिन जाहिर है मैं नहीं कहा। सर, लेकिन कोर्ट में तो लक्ष्मण को कातिल साबित करना ही पड़ेगा। हाँ, तब तो यह कहानी वहाँ भी खुल जाएगी। वो बताएगा कि वो क्या कर रहा था और उसके वकील यह सारे डाटा ले आएंगे जो हम लाए हैं। इंस्पेक्टर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उन्होंने टिश्यू उठाया और लाते कॉफ़ी से सनी अपनी मूछें पोंछी। सौरभ ने मेरी तरफ घूर कर देखा। वह इस पुलिस वाले से और पंगा नहीं चाहता था। इसमें हंसने वाली क्या बात है? मैंने कहा। ये कोई पिक्चर नहीं है, यह असल ज़िंदगी है। लक्ष्मण को भला कौन सा वकील मिलेगा? क्या सरकार गरीब लोगों के लिए वकीलों का बंदोबस्त नहीं करती? एग्जैक्टली। और ये सरकारी वकील एक वॉचमैन की कितनी परवाह करेंगे? अगर सरकारी वकील सुनवाई के दौरान एक बार प्रकट भी हो जाए तो बहुत जानो। जो भी हो, उसने कुछ नहीं किया है और इसके सबूत मौजूद है। एक न एक दिन तो यह सामने आएगा ही। हो सकता है आ जाए, शायद 3 साल बाद। लेकिन तब तक इंस्पेक्टर राणा एसपी राणा बन चुके होंगे इस पुलिस चौकी की बकवास से बाहर। तब लक्ष्मण जेल से छूट सकता है। लेकिन सर, ये जो तुम इतनी जासूसी कर रहे हो ना, इसको अब बंद करो। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मेरी जान मत लो। मेरी जान बचाई? मैंने भला कौन सा गुनाह किया था? सर, मैं आपकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि कातिल कौन है, और इसके लिए हमें इस मामले की ठीक तरह से तहकीकात करने की ज़रूरत है। एक बेकसूर को जेल में डाल देना से समस्या हल नहीं होगा। इंस्पेक्टर ने मेरी और सौरभ की ओर देखा और कंधे उचका दिए। अगर मीडिया को वॉचमैन की बेगुनाही का सबूत मिल जाए तो क्या होगा? मैंने कहा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। हराम जादो, 1 हफ्ते पहले तुम मेरे सामने हाथ जोड़ रहे थे कि हमें घर जाने दो, और आज तुम मुझे यह रंग दिखा रहे हो। तुम मुझे बता रहे हो कि किसी मामले की जांच कैसे करनी चाहिए। नहीं सर, मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि हमें असली कातिल का पता लगाना चाहिए, और इसमें मैं आपकी मदद करूँगा। तुम क्या मेरी मदद करोगे? चंदन क्लास के एक ट्यूटर? सौरभ ने मेरा हाथ दबाया। उसका इशारा था कि अब मुझे चुप रहना चाहिए। सर, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? सौरभ ने कहा। अब तुमको क्या बोलना है?
तुम्हारा ये चूतिया दोस्त मुझे जांच करना सिखा रहा है। इसको पता भी है आगे क्या होने वाला है। स्टूडेंट्स अफेयर्स के डीन ने उस दिन मुझे कितना जलील किया था। कौन? सौरभ ने कहा। वो प्रोफेसर सक्सेना। चूतिया साला बोल रहा था कि मैं कैंपस में क्यों घूम रहा हूँ, मैं पुलिस हूँ, और वो मुझको ऐसे बोल रहा था। वो चाह रहा था कि मैं तमाम परमिशन लेकर आऊँ। HRD मिनिस्टर को फ़ोन करने की धमकी दे रहा था। साला, तुम मुझको जांच करना क्या सिखाओगे? पहले उस डीन को जाकर सिखाओ कि पुलिस से तमीज़ से कैसे बात करते हैं। आप प्रोफेसर सक्सेना से मिले थे? मैंने कहा। हाँ, और जब कॉलेज के ही इस मामले की सुलझाने में कोई दिलचस्पी नहीं तो हम क्यों मगजमारी करें? प्रोफेसर सक्सेना जारा के PhD गाइड भी थे, मैंने कहा। तो अब वो मुझे जांच करने के लिए क्यों रोक रहा है? कैंपस में नो मीडिया नो पुलिस की पॉलिसी मुझको क्यों सिखा रहा है? पता नहीं सर। सुनो ट्यूटर, तुमको क्या लगता है मुझे यह नहीं मालूम था कि वॉचमैन ने यह नहीं किया है? आपको मालूम था? मैंने हैरत से कहा। मैं 15 साल से क्राइम से जुड़ी तहकीकात कर रहा हूँ। गुनाहगार की आंख में देखकर बता सकता हूँ कि वो क्या है। वो वॉचमैन ठहर असली कातिल अभी हमारे गिरफ्त में नहीं है और सभी चाहते हैं कि इस मामले को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। टीवी एंकर्स लोग, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, मेरे सीनियर्स सभी। इंस्पेक्टर अनूठ खड़ा हुए। देखो, हो सकता है कि मुझे इस ओवर प्राइस्ड कॉफ़ी के पैसे नहीं चुकाने पड़ते हो, लेकिन इसके बावजूद मुझे प्रमोशन तो चाहिए। मैं इसका हकदार हूँ। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। मैं पता लगाने की कोशिश करूँगा कि कातिल कौन है, लेकिन तब तक लक्ष्मण को जेल में रहना पड़ेगा। समझ गए सर, सौरभ ने इंस्पेक्टर की शख्सियत से डरते हुए कहा। कातिल का पता लगाओ और मैं लक्ष्मण को उसी दिन रिहा कर दूँगा। सर, मैं भी खड़ा हो गया। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? सबसे अच्छा मदद तो फ़िलहाल यही होगा कि अपने काम से काम रखो। हम ऐसा ही करेंगे सर, सौरभ ने मुझे कोहनी मारते हुए कहा। अब वह भी उठ खड़ा हुआ था। फिर भी सर, मैंने कहा, मुझे IIT तक ले जाओ। क्या तुम मुझे कैंपस तक जाने में मदद कर सकते हो? हाँ, मैं वहाँ का स्टूडेंट रह चुका हूँ, सौरभ मेरी तरह बोला। भाई, इंस्पेक्टर सर कह रहे हैं कि हम केवल अपने काम से मतलब रखें। ये आशिक, ये इस मामले से कैसे दूर रह सकेगा? इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा। अध्याय 11। पर इसे शुरू करने से पहले दोस्तों एंड मेरी फैमिली, मैं आप लोगों से ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि ये ऑडियो बुक लेट इसलिए है क्योंकि मेरे माइक को चूहों ने कुतर दिया था और अब मुझे दूसरा माइक मंगवाना पड़ा है, तो इसलिए ये ऑडियो बुक लेट है। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 11। मॉक टेस्ट इन मैथमेटिक्स। इस रविवार 10 बजे, मैंने क्लास खत्म होने पर कहा। 2 दर्जन स्टूडेंट्स में से अधिकतर को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं इसे इग्नोर करके बाहर निकला। कॉरिडोर में मैंने अपना फ़ोन देखा। उसमें रघु के 2 मिस्ड कॉल थे। उसने एक मैसेज भी भेजा था, मैं दिल्ली से जा रहा हूँ, क्या हम एक बार मिल सकते हैं? मैं कोई जवाब देता इससे पहले ही चंदन अरोरा के गुटखे की बू मुझ तक पहुँच गई थी। काम के दौरान फ़ोन नहीं देखना, मैं पहले भी कह चुका हूँ, चंदन ने पीछे से कहा। सॉरी सर, मैंने मन ही मन उस गंजे के सिर पर फ़ोन मारते हुए कहा। थैंक्स फॉर कमिंग, रघु ने कहा। नो इशूज। तो तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? हम खोज खास सोशल आए हुए थे और एक लेक फेसिंग मेज पर बैठे थे। उसने काला स्वेटर पहन रखा था और उसके चश्मे की मोटी फ्रेम से मैच कर रहा था। उसके हाथ में iPhone X था जो 3 महीने पहले ही मार्केट में आया था और 1 लाख रुपए से ज़्यादा उसकी कीमत थी। मैं समझाना चाहता हूँ कि क्या हुआ था, रघु ने कहा। मैं समझना चाहता हूँ कि क्या हुआ था, रघु ने कहा। मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ सिलसिलेवार रूप से बता चुका हूँ। रघु ने मेरी ओर अविश्वास से देखा। क्या? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? पता है केशव, तुमने अतीत में मुझे कितना जलील और परेशान किया है, बहुत ज़्यादा। तो अब तुम क्या चाहते हो? मैं उस सब के लिए माफ़ी मांगूँ? वेटर हमारे लिए मसाला टी के 2 कप ले आया। उसके जाने के बाद रघु बोला, नहीं, तुम्हारी माफ़ी का अब मैं क्या करूँगा, और मुझे इन सब से भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं लड़ाई फसाद करने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं केवल इतना ही चाहता था कि तुम जारा की ज़िंदगी से दूर हो जाओ। मैं उठ खड़ा हुआ और मैंने ऐसा नहीं किया। मैं उससे भूल नहीं पाया। फाइन, सॉरी, अब मैं जा सकता हूँ? बैठ जाओ प्लीज़ केशव, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए।
तो तुम्हें क्या चाहिए, मैंने बैठते हुए कहा। और यह जारा थी जो इस बार मुझसे मिलना चाहती थी। कम डाउन प्लीज़। तुम जब ऐसे एग्रेसिव टोन में बात करते हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम फट्टू हो, मैं कहना चाहता था लेकिन चुप रहा। सबसे पहली चीज़ जो मैं चाहता हूँ वो ये कि उसने अपने हाथ पर बंधे पट्टी की ओर इशारा करते हुए कहा, अब ये सब बंद कर दो। मैं वायलेंट आदमी नहीं हूँ, मैं केवल जारा के साथ सिंपल लाइफ जीना चाहता था। हे, तुम ये कहना क्या चाह रहे हो, ये सब मैंने करवाया है? मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। एक तरफ मैं जहाँ इस मामले की तह में जाना चाहता हूँ, वहीं दूसरी तरफ मेरी फैमिली चाहती है कि मैं इस सब से दूर रहूँ। प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब मुझे और मेरे परिवार को चोट मत पहुँचाओ। मेरे पेरेंट्स बहुत डरते हैं। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? मैं यह नहीं कह रहा कि यह तुमने किया है, मैं केवल इतना ही कह रहा हूँ कि अगर तुमने कुछ किया है तो प्लीज़ अब ये बंद कर दो। मुझे शांति से जीना है। रघु, मैंने बहुत पहले ही सारी बातें कही है और तुम्हारा मजाक भी उड़ाया है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों चोट पहुँचाऊँगा? जारा और तुम 3 साल से ज़्यादा समय से डेट कर रहे थे, क्या मैंने कभी कुछ किया? मैं उस फट्टू को मार दूँगा, ये तुमने एक बार जारा से कहा था। वो तो गुस्से में कह दिया था, नशे की हालात में। प्लीज़ मैंने कुछ भी नहीं किया है। एनीवे, उन लोगों ने वॉचमैन को पकड़ लिया है। वह चुप हो गया। उसकी आंखों से अब भी अविश्वास झलक रहा था। रघु, मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि तुम मेरा भरोसा नहीं करते, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ मैंने किसी को हर्ट नहीं किया, न जारा को न तुम्हें। ओके? उसने धीरे से सिर हिलाया और ख्याल में गुम सा नीचे देखने लगा। फिर उसने बहुत धीमे से कहा, इतने धीमे से कि मुझे अपने कानों पर जोर देकर सुनना पड़ा। वो मेरा सब कुछ थी, मेरी ज़िंदगी की खुशी। शायद यही बात मैं भी उससे कह सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने स्लो मोशन आवाज़ में खुद से बतिया रहा हो। सिलिकॉन वैली से कुछ इन्वेस्टर्स मुझे बुला रहे थे। मैं हमेशा से वहाँ जाना चाहता था, लेकिन जारा राजी नहीं हुई। वह अपने पीएचडी बीच में नहीं छोड़ना चाहती थी। वह कश्मीर जाकर पढ़ाना चाहती थी। राइट? मैंने कहा। जब हम साथ थे तब वह मुझसे यही कहा करती थी। हाँ, और फाइनली मैंने उसे कन्विंस कर लिया था और हमने अमेरिका में कुछ साल बिताने का फ़ैसला लिया था, जिसके बाद हम कश्मीर जा सकते थे। उसे कुछ ही महीने में अपने पीएचडी मिलने वाली थी और हम सैन फ्रांसिस्को जाने को तैयार थे। मैंने तो माउंटेन व्यू में अपार्टमेंट भी देख लिए थे, लेकिन अब उसका गला रूंध गया और उसने अपने चेहरा हथेली में छिपा लिया। वह धीरे धीरे सुबकने लगा। रेस्टोरेंट में बैठे दूसरे लोग हमें हैरत से देखने लगे। वह ऐसे रो रहा था जैसे उसे किसी की कोई फिक्र ही ना हो। मुझे डर लगने लगा कि कहीं लोग मुझे किडनैपर ना समझ ले, इसलिए मैंने उसके हाथ में टिश्यूज़ थमा दिए। थैंक यू, उसने पेपर नैपकिन से अपना चेहरा पोंछते हुए कहा। मैंने कुछ भी नहीं किया है, क्या तुम मेरा भरोसा करोगे? रघु, मेरी आंखों में देखकर बात करो। मैं भरोसा करता हूँ, उसने आखिरकार मेरी आंखों से आंखें मिलाते हुए कहा। गुड, मैंने कहा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, अब नहीं है। सॉरी, मेरे पेरेंट्स घबराए हुए हैं। उन्होंने सिक्योरिटी सर्विस हायर कर लिया है। जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो नर्वस हो जाते हैं। अब भी हम सभी बहुत डर गए हैं। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। सिवाय क्या? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? यह मालूम करने में कि जारा का कत्ल किसने किया। मैं भी इसमें पुलिस की मदद कर रहा हूँ। तुम पुलिस की मदद कर रहे हो? लेकिन पुलिस तो कह रही है कि वॉचमैन ने यह सब किया है। हो सकता है उसने यह नहीं किया हो। एक्चुअली जब उन्होंने लक्ष्मण का नाम लिया तो मुझे भी यह सुनकर हैरानी हुई थी। तुम्हें हैरानी हुई थी? हाँ, मैं उस वॉचमैन से मिला हूँ। उसे देखकर लगता नहीं कि वह कत्ल कर सकता है, लेकिन पुलिस ने तो टीवी पर यही कहा कि वह हत्यारा है। कभी कभी पुलिस मीडिया को चुप कराने के लिए कुछ भी कह देती है। तो फिर जारा को किसने मारा, यह तो मैं भी जानना चाहता हूँ। यही मालूम करने में तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मेरे पेरेंट्स तो चाहते हैं कि मैं इस सब से पूरी तरह से दूर हो जाऊँ, लेकिन लेट्स डू दिस। नहीं रघु, मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम नहीं करना चाहता। मुझे केवल तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि तुम उसकी दुनिया को अच्छी तरह से जानते थे। रघु ने हैरानी से मेरी ओर देखा। मैं चुप रहा। जैसी तुम्हारी मर्जी, उसने कहा।
ओके, मैंने कहा और अपनी नोटबुक निकाल ली। मेरे कुछ सवाल हैं। श्योर। सबसे पहले, जब तुम वॉचमैन का नाम सुना तो तुम्हें हैरानी क्यों हुई? क्योंकि यह सुनने में ही सही नहीं लग रहा। यह सच है कि जारा ने लक्ष्मण की शिकायत की थी, लेकिन उसके बाद से कई बार उससे माफ़ी भी वो मांग चुका था। एक बार तो मेरे ही सामने उसने माफ़ी मांगी थी, जब मैं कैंपस में जारा से मिलने गया था। तब जारा ने क्या किया था? वह इस मामले को लेकर नर्म पड़ गई थी। उसने अपनी शिकायत तो वापस नहीं ली थी, लेकिन उसने उसका फॉलोअप बंद कर दिया था। उसने जारा को बताया कि उसकी बेटी छोटी है और घर में एक वही कमाने वाला है। इसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ जिसके चलते तुम्हें लगता हो कि उसने यह हत्या नहीं की? वे लोग जो मुझे मारने आए थे, उनके बारे में क्या? वे लक्ष्मण की तरह किसी गांव के लोग नहीं लग रहे थे। अपने कपड़ों और बोलचाल से वे शहर के रहने वाले लग रहे थे। मैंने पुलिस को भी यह बताया था, लेकिन शायद उन्होंने ठीक से मेरी बात नहीं सुनी। मैंने अपनी नोटबुक से नज़र उठाई। उस दिन तुम्हारे साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था? मैं देर रात ऑफिस का काम कर बाहर निकल रहा था। जब मैं अपने ड्राइवर का वेट कर रहा था तो 4 लोग आए और मुझे मारने लगे। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि वे मेरा फ़ोन या पर्स छीनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं चाहिए था। वे बस मुझे चोट पहुंचाना चाहते थे। यह सब कितनी देर तक चलता रहा, जब तक मेरा ड्राइवर गोपाल कार लेकर नहीं आ गया। उन्होंने कार पर भी पत्थरें मारी और उसकी खिड़की तोड़ दी। फिर वो भाग गए। गोपाल बाहर आया तो देखा कि मैं खून में लथपथ सड़क पर पड़ा हूँ और वह तुमको हॉस्पिटल ले गया। पहले वह मुझे घर ले गया। मेरे पेरेंट्स मुझे अपोलो हॉस्पिटल लेकर आए। वहाँ मुझे डॉक्टरों ने बताया कि मेरी बाह में फ्रैक्चर है और सिर में भी चोट आई है। उन्होंने मुझे ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए एडमिट कर लिया। तुमने जारा को इसके बारे में बताया था? ऑफ कोर्स, मैंने उसे कार से ही मैसेज कर दिया था। वह हैदराबाद आना चाहती थी, लेकिन उस सक्सेना ने उसे नहीं आने दिया। गाइड? हाँ, उसने कहा कि उसे एक पेपर प्रोजेक्ट करना है जिसकी डेडलाइन सिर पर है और उसे उसमें मदद चाहिए, लेकिन जारा ने इसका विरोध नहीं किया। जहाँ तक मैं जारा को जानता हूँ, वह ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करती थी। हाँ, वह इसके बावजूद आना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। उसकी फाइनल थीसिस का अप्रूवल 3 महीने बाद ही था। ऐसे में सक्सेना को क्यों नाराज़ करना? एक वेक्टर हमारे इर्द गिर्द मंडराने लगा, इस उम्मीद में कि हम शायद चाय के अलावा भी कुछ और ऑर्डर करें। एक अंडा भुर्जी और पाव, मैंने कहा। और रघु, तुम्हारे लिए वेज में क्या है? कुछ भी हल्का फुल्का, उसने कहा। आखिरकार उसने एक वेजिटेरियन क्लब सैंडविच मंगाई। दुनिया में इससे ज़्यादा बोरिंग डिश और कुछ नहीं हो सकता। क्या तुम हॉस्पिटल से भी जारा के टच में थे पूरे समय? तो वह क्या बातें किया करती थी, अगर तुम्हें यह बताने में कोई हर्ज ना हो तो? रोज़मर्रा की बातें, मेरी हेल्थ से जुड़े कुछ सवाल। मैं उससे कहता था कि मैं उसे मिस कर रहा हूँ। हम अपने मैरिज फंक्शन प्लान्स के बारे में बात करते, बे एरिया में जाने के लिए बातें करते थे। ये तमाम बातें चैट पर होती थी, कुछ व्हाट्सएप पर, कुछ फ़ोन कॉल्स पर। तुम मेरा फ़ोन देखना चाहोगे? उसने अपना आईफोन मेरी ओर बढ़ा दिया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसे देखना सही होगा। क्या उसने ऐसी कोई बात कही थी जिससे लगता था कि वह स्वयं को खतरे में महसूस करती है? नहीं। क्या वो किसी से अपसेट थी? केवल सक्सेना से। मैं तुमको बताता हूँ कि उसने सक्सेना के बारे में एग्जैक्टली क्या कहा था। उसने कहा और अपने व्हाट्सएप चैट्स को स्क्रॉल करने लगा। आई हेट हिम, आई जस्ट हेट हिम। रघु ने अपने फ़ोन से जारा का मैसेज पढ़कर सुनाया। और इसके अलावा तुम खुद ही देख लो ना। उसने अपना फ़ोन मुझे थमा दिया। मैं पल भर को झिझका, फिर जारा के साथ उसके चैट्स पढ़ने लगा। मैं स्क्रॉल करके वहाँ तक पहुँच गया जिस दिन रघु पर हमला हुआ था। उसने अपने लहूलुहान बाह की एक फ़ोटो जारा को भेजी थी। उसने शॉक रिएक्शन दिया था और उसे कॉल किया था। मैंने उनके चैट्स देखी जिसमें वे इस बारे में बात कर रहे थे कि किसकी करामत हो सकती है, लेकिन वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। इसके बाद के दिनों के चैट्स हाउ इज़ माई बेबी और बेबी मिस यू जैसी बातें से भरी पड़ी थी। उसने हॉस्पिटल बेड से अपनी एक सेल्फ़ी भेजी थी। उसने जवाब में किसेस भेज दिए। साथ ही वादा किया था कि वह जल्दी हैदराबाद उससे मिलने पहुंचेगी। अगले दिन जारा ने अपने मैसेज में प्रोफेसर सक्सेना को एसहोल कहा था। रघु ने जवाब में कहा था, उसको अभी मत भड़काओ,
बस 12 हफ्ते और निकाल लो, फिर हमें ज़िंदगी में कभी उसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। जारा के जन्मदिन के पहली वाली रात रघु ने अपनी बाह के पट्टे पर एक मैसेज लिखकर सेल्फी भेजी थी। तुम्हारे जन्मदिन पर तुमसे दूर होने का दर्द इस फिज़िकल पेन से कहीं ज़्यादा है। इस पर जारा ने जवाब दिया था, काश मैं भी तुम्हारे साथ हो पाती। जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो चुके होते हो तब आपको किसी भी बात की कल्पना नहीं कर सकते कि वह व्यक्ति किसी और के साथ भी इंटीमेट हो सकता है। मैं मन ही मन चाह रहा था कि मुझे यह सब नहीं देखना पड़े। शांत बने रहने के लिए मैं गहरी सांस ले रहा था। मैंने फ़ोन को और स्क्रॉल डाउन किया। रघु ने रात ठीक 12 बजे मैसेज किया था। रात के 12 बज रहे थे। हॉस्पिटल में मुझे इतनी दूर तक जगाने की हॉस्पिटल में इतनी देर तक जागने की इजाज़त नहीं है, लेकिन यह तुम्हारा जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे बेबी। तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरा प्यार हो। काश मैं अभी तुम्हारे पास होता। आई लव यू। थैंक यू। आई लव यू टू सो मच, जारा ने जवाब दिया था। रघु ने हग और किसेस इमोजी के साथ रिप्लाई किया था। चंद घंटों बाद रघु ने एक और मैसेज भेजा था, हे बर्थडे बेबी गुड मॉर्निंग। और उसके आधे घंटे बाद एक और मैसेज, मेरी बर्थडे गर्ल क्या कर रही है, अभी तक सोई रही हो क्या? मैंने 2 बार कॉल किया था, लेकिन इन आखिरी के 2 मैसेज पर डबल ब्लू टिक नहीं थे। जाहिर है जारा वह मैसेज कभी देख नहीं पाई थी। मैंने उसका फ़ोन उसे लौटा दिया। आई एम सॉरी, मैंने कहा। उसने सिर हिला दिया। मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैं रघु और जारा के रोमांस के बारे में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं सुनना चाहता था, इसलिए मैंने विषय बदलना बेहतर समझा। क्या सक्सेना के अलावा कोई और इंसान था जिससे जारा बहुत नफरत करती थी या जिसे वह पसंद नहीं करती थी? तुम तो जारा को जानते ही थे। वह बहुत पॉजिटिव इंसान थी। वह हमेशा लोगों की अच्छाइयों को ही याद रखती थी। कोई भी नहीं। हाँ, केवल सक्सेना ही। वह उससे बहुत नफरत करती थी। मैं भी करता हूँ, क्योंकि उसने उसे छुट्टी नहीं दी इसलिए नहीं, इससे कहीं ज़्यादा। उसने जानबूझकर उसके थीसिस को 1 साल तक लटका कर रखा। और मेरे ख्याल से मुझे तुमको अब बता देना चाहिए कि उसने जारा का इस्तेमाल करने की कोशिश भी की थी। क्या? हाँ, उसने कहा था कि अगर वह चाहे तो उसके थीसिस जल्दी अप्रूव हो सकती है। डीन सक्सेना? सीरियसली? मैंने कहा। उसकी उम्र तो 45 साल की होगी। 45 नहीं, 48 साल। जारा कई सालों से उसे झेल रही थी, लेकिन उसकी मजबूरी यही थी कि उसकी फाइनल पीएचडी थीसिस उसी से अप्रूव होने वाली थी। मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा। जब हम कॉलेज में थे तो सक्सेना हमें पढ़ाता था। वह बहुत वर्कहॉलिक था। जब लोगों के पास किसी के नसीब का फैसला करने की ताकत आ जाती है ना, तो उनका एक दूसरा ही चेहरा दिखने लगता है। यह तो शॉकिंग है। जारा ने कभी इसकी शिकायत नहीं की। अपने पीएचडी गाइड से पंगा लेना आसान नहीं होता। उसके सालों की मेहनत मिट्टी में मिल सकती है। आपका करियर भी तबाह हो सकता है। एक बार उसने फ्रस्ट्रेशन में मुझे एक ईमेल लिखा था। ईमेल? हाँ, कोई 1 साल हो गया। रुको दिखाता हूँ। वह अपने फ़ोन पर थोड़ी देर कुछ करता रहा, फिर बोला, अपना ईमेल चेक करो। मैंने रघु का लिखा जारा का वह मेल पढ़ा। उसके ब्यौरा पढ़कर मेरा मुँह खुला का खुला रह गया। सिक, व्हाट अ बास्टर्ड, मैंने कहा। उस समय मुझे भी ठीक यही महसूस हुआ, रघु ने कहा। अगर जारा के करियर दांव पर नहीं लगा होता तो मैं पर्सनली उसकी शिकायत करता। कुछ और ऐसा जो तुम मुझे बताना चाहोगे? मैंने कहा। हाँ, तुम सिकंदर को जानते हो? जारा का सौतेला भाई। मैंने उसे कब्रिस्तान में देखा था। हाँ, वह कश्मीर में गलत किस्म के लोगों के साथ उठता बैठता है। जारा हमेशा उससे कहती थी कि वह यह सब छोड़ दे और अच्छी सी नौकरी कर ले। किस तरह के गलत लोग? यह तो वह मुझे नहीं बताती। तुम तो जानते हो कि वह कैसी थी। वह अपनी कोई चीज़ बताने के लिए उस पर दबाव नहीं बना सकते थे, खासतौर पर उसके घर परिवार से जुड़े मामलों में। तो तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? मैंने 1-2 बार उसके फ़ोन पर सिकंदर को झिड़कते हुए सुना है। वह उससे यह कहती थी कि अब सही रास्ते पर चलना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन वह मेरे सामने उससे मिलने या बात करने से बचती थी। ठीक है, शुक्रिया, मैंने कहा। मैंने सिर हिला दिया। रघु जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। तुम्हारे पास मेरा नंबर है, जो भी अपडेट हो मुझे बताते रहना, मैं कोशिश करूँगा। शुक्रिया, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, रघु ने कहा। वेटर बिल लेकर आया। रघु ने अपने सेंचुरियन अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड से बिल चुकाया। आप कुछ और लेना चाहेंगे सर? रघु के जाने के बाद वेटर ने कहा।
3 लार्ज विस्की नीट, मैंने कहा। मैं अकेला बैठकर शराब पीने लगा। मेरे साथ जारा की यादों के अलावा और कुछ नहीं था। अध्याय 12। 4 साल पहले। मिल्ककेक, जारा ने कहा। हाँ, अलवर इसी के लिए फेमस है, तुम्हें एक बार चक्कर देखना चाहिए। 3 घंटे की ड्राइव के बाद हमने दिल्ली से अलवर तक 150 किलोमीटर की यात्रा पूरी की थी। जारा कैब के बैक सीट में मेरे पास बैठी थी और खिड़की से बाहर ताक रही थी। वो क्या है, कोई किला? वो मेरा घर है। सच? काश की होता, मैंने हंसते हुए कहा। वो अलवर का किला है। इसे 15वीं सदी में उस समय के राजा ने बनवाया था। बहुत खूबसूरत है। तुम मुझे शहर घुमाओगे ना? हाँ, यहाँ घूमने फिरने के लिए नहीं आए हैं। वैसे अगर तुम्हारा ससुराल यहाँ पर होगा तो तुम कभी भी यहाँ आ सकोगी। ससुराल? उसने हंसते हुए कहा। केशव, मैं जानती हूँ कि मैं इस बात पर तुम्हें छेड़ती हूँ, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो बहुत क्यूट है। क्या? मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने की कोशिश? वो तो तुम पहले से ही हो, लेकिन तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या बताया था, मेरे पेरेंट्स के साथ कैसे बात करनी है और यही सब? नहीं। क्या? अरे मजाक कर रही हूँ, मुझे सब याद है, लेकिन मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। यदि उन लोगों को मुझे पसंद करना है तो बेहतर होगा कि मेरे वास्तविक रूप को ही पसंद करें, वह नहीं जिसका दिखावा किया जा रहा है। जारा, कम ऑन, ये लोग पेरेंट्स हैं, इनके साथ सामने थोड़ा ड्रामा तो करना ही पड़ेगा। ओह, तो क्या रात को सोते समय मैं अपने हॉट्स पैंट पहन के नहीं सोऊंगी? जारा, आर यू क्रेजी? हा, रिलैक्स, इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। वैसे भी मेरे पेरेंट्स लोग से बहुत बनती है, देखना वे मुझे प्यार करने लगेंगे। उनका बेटा तो पहले ही करता है। यह कहकर मैं उसकी तरफ झुका। कोशिश भी मत करना, उसने ड्राइवर की ओर इशारा करते हुए कहा। जारा ने मेरे पेरेंट्स के बंगले के बाहर लगी नेम प्लेट पढ़ते हुए अपने नीले सफ़ेद दुपट्टे को एडजस्ट किया। श्री नमन राजपुरोहित, एडवोकेट, महानगर कार्यवाह, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तुमने अपने पेरेंट्स को बताया था ना कि मैं आ रही हूँ? जारा ने थोड़ा नर्वस होते हुए कहा। बिल्कुल, मैंने कहा। हालांकि यह बात पूरी तरह सच नहीं थी। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई। मैंने अपने पेरेंट्स को इतना ही बताया था कि वीकेंड के लिए मैं अपने एक दोस्त के लेकर आ रहा हूँ। वो दोस्त एक लड़की है, यह केवल माँ को मालूम था, और उसका नाम जारा है, यह तो मैंने माँ को भी नहीं बताया था। मैं नहीं चाहता था कि उससे मिलने से पहले ही उसके बारे में कोई राय बना ली जाए। मैंने यह भी नहीं बताया था कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। एक दोस्त है जिसे अलवर घुमाना है, मैंने बस इतना ही बताया था। मेरी माँ को यह सुनकर आश्चर्य हुआ था कि यह दोस्त एक लड़की है। हाँ, और वो आईआईटी में अपनी पीएचडी कर रही है। मैंने कैजुअल लहजे में बोलने की कोशिश करते हुए कहा था। भारतीय पेरेंट्स लड़का लड़की के बीच की दोस्ती को लेकर तब तक थोड़े ज़्यादा सहज होते हैं जब उसके पीछे पढ़ाई लिखाई वाली कोई वजह हो। मैं जानता था कि मेरे पेरेंट्स जारा से मिलते ही उसे पसंद कर लेंगे। मैं उन्हें यह बाद में बताने वाला था कि हमने पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बिताने का फ़ैसला किया है। सॉरी, मैं किचन में थी, माँ ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। नमस्ते आंटी, जारा ने बहुत नज़ाकत के साथ हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा। उसके हाथों में चूड़ियाँ खनक उठी। कितनी सुंदर हो, माँ ने कहा। जारा मुस्कुरा दी। माँ, ये जारा है, मैंने कहा, लेकिन मेरा ख्याल से माँ ने मुझे ठीक से सुना ही नहीं। अंदर आ जाओ, बहुत गर्मी है बाहर, उन्होंने जारा से कहा। लंच जल्द ही तैयार हो जाएगा, माँ ने किचन में जाते हुए कहा। अब मैं और जारा बैठक में अकेले रह गए। जारा सोफे पर बैठी थी और दीवारों का मुआयना कर रही थी, जिन पर राजस्थानी पेंटिंग्स और फ्रेम की गई तस्वीरें टंगी थी। उसने राजनीतिक रसूख रखने वाले कुछ लोगों के साथ मेरे पिता की फ़ोटो देखी। ये तो पीएम है, उन्होंने कहा। हाँ, तस्वीर खिंचवाते समय वे सीएम हुआ करते थे। वाह, तुम्हारे पिता तो उन्हें करीब से जानते हैं। वे आरएसएस के सीनियर मेंबर जो है, यानी एक शादीशुदा आदमी जितना सीनियर हो सकता है उतने। मतलब आरएसएस में बड़े पद आमतौर पर उन लोगों को दिए जाते हैं जो शादीशुदा नहीं है। ऐसा क्यों? शायद समझदार लोगों को चुनने का यह तरीका। अगर कोई इंसान समझदार होगा तो शादी क्यों करेगा, जारा ने खिलखिलाते हुए कहा। फिर वह दीवार तक चलकर गई और तस्वीरों को और करीब से देखने लगी। मैं कल्पना करने लगा कि शादी के बाद वह इस घर में कैसे लगेगी। हम लॉन में बैठेंगे, वह मेरे माता पिता के बातें करेगी। शायद हमारे 1 या 2 बच्चे भी हो चुके होंगे।
मैं सोचने लगा कि उनके नाम क्या रखे जाने चाहिए। क्यों ना ऐसा कोई नाम रखा जाए तो हिंदू और मुसलमान दोनों में चलता है, जैसे कबीर। मैंने जारा को देखा, वो इस बड़े से घर में बहुत ही नाजुक सी लग रही थी। तुम बचपन में बहुत क्यूट थे, उसने मेरी एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को देखकर कहा। थैंक यू। उसके बाद तुम्हें क्या हो गया? शट अप, मैंने कहा। वह फिर हंस दी। सॉरी, माँ ने बैठक में घुसते हुए कहा। वो अपनी साड़ू के पल्ले से अपने माथे का पसीना पोंछ रही थी। तुम्हें भूख लगी है? नहीं माँ, तुम बैठ जाओ, मैं तुम दोनों को एक दूसरे से अच्छी तरह इंट्रोड्यूस कराता हूँ। हाँ बेटा, माँ ने मेरी तरफ स्नेह से देखते हुए कहा। वो सोफे पर जा बैठ गई और अपने पास वाली जगह को थपथपाकर इशारा किया। जारा उठकर वहीं जा बैठी। माँ, ये जारा है, दिल्ली से मेरी फ्रेंड। जारा, ये माँ है, मैं इनका इकलौता बेटा हूँ और ये मेरी इकलौती माँ है। जारा ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और मुस्कुरा दी। जारा, और उसके आगे क्या है? जारा लॉन आंटी। ओह, माँ ने कहा और चुप हो गई। फिर वह थोड़ी तेज़ गति से बोलने लगी, मानो अपने असहज होने को छुपाना चाहती हो। तुम बहुत खूबसूरत हो बेटा, क्या तुम कोई मॉडल वॉडल हो? माँ कम ऑन, मैंने बीच में टोकते हुए कहा। उसने बीटेक के बाद सीधे आईआईटी में पीएचडी एडमिशन लिया है। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। सॉरी, मैं तो तारीफ़ ही कर रही थी। जारा ने कहा। आपका घर भी बहुत खूबसूरत है, मुझे दीवार पर लगी सभी तस्वीरें भी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू बेटा। देखो ये कितनी वेल मैनर्ड है, माँ ने मुझसे कहा। तो क्या मैं नहीं हूँ? मैंने कहा। लड़कों को तो पता ही नहीं होता है कि बातें कैसे की जाती है। मैंने हमेशा से चाहा कि मेरी कोई बेटी होती, माँ ने कहा। फिर वे जारा की ओर मुड़ी। ये लोन लोग कहाँ के होते हैं? भारत में जब तक लोग यह ना जान लें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तब तक वो यह तय नहीं कर पाते कि आपके साथ सहज हुआ जा सकता है या नहीं। मैं कश्मीर से हूँ आंटी, श्रीनगर से। कोई 10 साल पहले दिल्ली चली आई थी। कश्मीरी? ओह, माँ ने ओह को थोड़ा खींचते हुए क्यों कहा, जैसे मैं किसी मंगल ग्रह पर रहने वाली लड़की को ले आया हूँ। कश्मीर भी इंडिया में ही है माँ, मैंने थोड़ा कटाच के स्वर में कहा। पता है, देखा ना, लड़कों को बात करने का सलीका ही नहीं आता, उन्होंने जारा की ओर देखते हुए कहा। फिर मुझसे बोली, अपनी मेहमान को अपना रूम दिखाया? उन्होंने जारा को मेरी मेहमान कहा था, मेरी दोस्त नहीं, जबकि वे उसे केवल जारा भी कह सकती थी। इससे बहुत अच्छी शुरुआत नहीं कहा जा सकता। दिखा दूंगा, मैंने कहा। गुड। फिर से जारा को मुखातिब होते हुए बोली, तुम अलवर आज देखना चाहोगी या कल? जब भी केशव चाहे हम देखने जा सकते हैं। माँ ने इस हम सब से थोड़ा चकित होकर मेरी ओर देखा। वैसे भी अलवर में देखने को ज़्यादा जगह नहीं है, चलो अभी खाना खाते हैं। जारा, होप यू डोंट माइंड, यहाँ शुद्ध शाकाहारी खाना मिलेगा। कोई बात नहीं आंटी, मुझे तो शाकाहारी खाना बहुत पसंद है। नहीं, मुझे लगा तुम लोग मांसाहारी खाना ज़्यादा पसंद करते हो। जब पेरेंट्स आपके गर्लफ्रेंड को तुम लोग कहते हो तो यकीनन यह अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता। राजस्थान के सीएम अगले हफ्ते अलवर आ रहे हैं। मैंने उन्हें अपने घर बुलाया है, पापा ने कहा। उन्होंने अपने मोजे निकालते हुए और जूतों को भीतर खोस दिए। वे शाम 8 बजे घर आए थे। जारा मेहमानों के कमरे में थी और डिनर से पहले शावर ले रही थी। माँ पूजा घर में शाम की आरती कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज वह अपने भजन कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से गा रही थी, शायद जारा के सामने अपने पहचान को स्पष्ट करने के लिए। मैं और पापा बैठक में थे। मैं उम्मीद कर रहा था कि वो मेरे मेहमान के बारे में मुझसे कुछ पूछेंगे, लेकिन उनके दिमाग में केवल एक ही चीज़ थी, क्या तुम अगले हफ्ते यहाँ रह सकते हो? आखिरकार सीएम आ रहा है, उनसे मिलना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पापा, मुझे दिल्ली में काम है। क्या काम? तुम कोई रियल जॉब तो नहीं कर रहे हो? मैं उन्हें बताना चाहता था कि मेरा बॉस रियल जॉब्स में पाए जाने वाले बॉसेस से 10 गुना बदतर था। मेरे क्लासेस है पापा, स्टूडेंट्स मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। राजस्थान के सीएम तुम्हारे घर पर आ रहे हैं और तुम्हें अपने ट्यूशन की पड़ी है। मेरा काम तो वही है। तुम किसी कंपनी में कोई प्रॉपर जॉब करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ पापा, यह जॉब तो मैंने अभी ऐसा ही कर लिया है। काश तुम कॉलेज में ठीक से पढ़ाई की होती। मेरे लिए अपने दोस्तों को यह समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आईआईटी करने के बावजूद मेरे बेटे को प्रॉपर प्लेसमेंट क्यों नहीं मिला।
मैंने नज़रें झुका ली। हम इससे पहले भी कई बार बात कर चुके थे। एक अग्रेसन जी है, वे राजस्थान में प्रांत प्रचारक है। उनकी एक मार्बल फैक्ट्री है, वे तुमको जॉब दे सकते हैं। मैं राजस्थान के किसी फैमिली ऑन्ड मार्बल फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहता था पापा। क्या? कम से कम तुम रियल इंजीनियर होगे, एक ट्विटर होने से तो बेहतर ही है। मैं किसी मल्टीनेशनल में काम करना चाहता हूँ या देश के किसी टॉप कंपनी में, नहीं तो फिर फ़र्क ही क्या है। उन्होंने निराशा से अपना सिर हिलाया। मैंने कहा, सीएम के आने का समय बता दीजिए, मैं कुछ घंटों के लिए आने की कोशिश करूँगा। ओह, तो अब तुम सीएम से बड़े हो गए। पहले तुम्हें सीएम के आने का टाइम पता चले, उसके बाद तुम आएंगे। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा था कि